नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में क्या रही भाजपा की दुविधा? भाजपा या संघ पृष्ठभूमि के फॉर्मूले का त्याग, केवल येदियुरप्पा की पसंद को ही दी गई प्राथमिकता। जनता दल छोड़कर आए बसवराज बोम्मई को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। असल में भाजपा की ये उदारता है या फिर कर्नाटक में मजबूरी है? अब इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि असल में भाजपा की कर्नाटक में ये उदारता के तौर पर देखा जाए या फिर ये कर्नाटक में मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि येदियुरप्पा ने 2 से 3 हफ्ते पहले ही बसवराज का नाम आगे कर दिया था। अलकमान का दबाव और बेटे पर लगे आरोपों के आगे येदियुरप्पा को पद छोड़ना पड़ा। येदियुरप्पा पद जरूर छोड़ा, लेकिन उन्होंने अभी भी कर्नाटक और लिंगायत वोट बैंक की कमान उनके ही हाथ में है। अब ये कहा भी जा रहा है कि पद भले ही सीएम का उन्होंने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, लेकिन अभी भी कर्नाटक में लिंगायत वोट बैंक की कमान उनके ही हाथ में है। और सभी जानते हैं कि येदियुरप्पा इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। जब दिल्ली वो पहुंचे थे, इस बात का जिक्र उन्होंने खुद अपनी मुलाकात के दरमियान भी कहा था और किया था, और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा उनमें से नहीं है जो आसानी से मैदान छोड़कर चले जाएं। अब वहां पर जो परिवर्तन हुआ उसको लगातार अलग अलग नजरिए से देखा भी जा रहा है। कर्नाटक में भाजपा की दुविधा आखिर क्या रही होगी? भाजपा या संघ पृष्ठभूमि के फॉर्मूले को त्यागा गया, केवल येदियुरप्पा की पसंद को ही प्राथमिकता वहां पर दी गई है। जनता दल को छोड़कर आए बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री वहां पर बना दिया गया। असल में भाजपा की ये उदारता के तौर पर देखें या फिर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि येदियुरप्पा ने 2 से 3 हफ्ते पहले ही बसवराज बोम्मई का नाम आगे कर दिया था। ये कहा जा रहा था कि वो येदियुरप्पा के बहुत करीबी हैं और लगभग उनका ही सीएम बनना तय है। अब देखिए, हुआ भी वही, जो येदियुरप्पा के करीबी मौका उसी को दिया गया। अलकमान का दबाव और साथ ही बेटे पर लगे आरोपों के आगे येदियुरप्पा को पद वहां पर छोड़ना पड़ा था। हालांकि वो चाहते नहीं थे पद को छोड़ना, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा। येदियुरप्पा पद जरूर उन्होंने छोड़ा, लेकिन अब भी कर्नाटक और लिंगायत वोट बैंक की कमान उनके ही हाथ में है। पद भले ही त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, लेकिन कर्नाटक और लिंगायत वोट बैंक पर उनकी जो मजबूत पकड़ है वो अभी भी जारी है। सभी ये भी जानते हैं कि येदियुरप्पा इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। अब आगे येदियुरप्पा किस तरीके से बढ़ते हैं उस पर भी लगातार नजर होगी। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक कब? पिछले 8 साल में एक बार भी नहीं एनआईसी की मीटिंग। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में बैठक हुई थी और इसीलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आखिर कब होगी, कितना और इसको टाला जाएगा। अब जरूरत भी महसूस हो रही है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हो। पिछले 8 साल में एक भी मर्तबा एनआईसी की मीटिंग नहीं हुई। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में ये बैठक हुई थी, आपको याद है। मई 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद एक बार भी नहीं हुई एनआईसी की मीटिंग और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुद संसद में दी इसकी जानकारी। उन्होंने खुद ये जानकारी दी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। उन्होंने कहा कि अभी तक एनआईसी की मीटिंग नहीं हुई है, 8 साल गुजर चुके हैं, अब जरूरत महसूस हो रही है। हालांकि बताया एनआईसी के मुकदमों को पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब असम और मिजोरम के बीच हिंसक झड़प के बाद फिर सवाल उठने लगे हैं और एनआईसी मीटिंग नियमित हो तो राज्यों के बीच होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है। अब ये विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि अगर एनआईसी की मीटिंग नियमित तौर पर हो रही होती तो राज्यों के बीच में जो गतिरोध की खबरें आती हैं, जो लगातार ये कहा जाता है कि सीमा विवाद है राज्यों के बीच में और उसके बाद हिंसा को टाला जा सकता था, ये कोशिश पहले अगर की गई होती। अब ये जानकारी खुद केंद्र सरकार की तरफ से ही दी गई है। लगातार नजर भी है, क्योंकि 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद एक बार भी ये एनआईसी की मीटिंग नहीं हुई है। अब कब ये बैठक होती है, इसको लेकर क्या तस्वीर उभर करके सामने आती है, लगातार नजर है। हालांकि असम मिजोरम के बीच में जो हिंसक झड़प की तस्वीरें आई उसके बाद से सवाल कई खड़े हुए और एनआईसी मीटिंग्स नियमित तौर पर हो ये कहा भी जा रहा है तो राज्यों के बीच में जो होने वाली हिंसा है उसको टाला जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। इस पर आगे बढ़ना जरूरी है। उत्तराखंड कर्नाटक के बाद अब किसकी बारी? बड़ा सवाल ये भी कि पहले उत्तराखंड, उसके बाद कर्नाटक, अब किसकी बारी है बदलाव की, परिवर्तन की? अब किस राज्य की बारी? भाजपा में ही इसकी काफी चर्चा है। अब ये भाजपा के खुद जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पहले उत्तराखंड और उसके बाद कर्नाटक, अब किसकी बारी है, किस राज्य की बारी होगी जहां पर तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पिछले 6 महीने में ही भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। पहले उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्रियों को बदला गया, फिर कर्नाटक में येदियुरप्पा की छुट्टी कर दी गई
और बासवराज को जिम्मेदारी वहां पर दे दी गई है मुख्यमंत्री की। इस घटनाक्रम से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आशंकित हो गए हैं। अब जहां जहां पर भी भाजपा की सरकार है वहां के मंत्री अभी तक कंफर्ट जोन में थे, लेकिन अब वो भी आशंकित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब वो अपने काम को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि जो फीडबैक मिल रहा है मुख्यमंत्रियों का या फिर जो उनका कामकाज करने का तरीका है वो वहां पर विधायकों को पसंद नहीं आ रहा, मंत्रियों को पसंद नहीं आ रहा। जिसके बाद ये परिवर्तन उत्तराखंड में किए गए, उसके बाद कर्नाटक में, अब अलग अलग राज्यों में जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री आशंकित हैं। अब त्रिपुरा और हरियाणा को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं बदलाव की। अब उत्तराखंड कर्नाटक के बाद जो चर्चा है वो त्रिपुरा को लेकर, हरियाणा को लेकर सियासी गलियारों में बदलाव की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कई मसलों को लेकर पार्टी लखमान के पास अच्छा फीडबैक नहीं है और इसीलिए भी ये कहा जा रहा है कि कभी भी यहाँ पर सियासी घटनाक्रम बदल सकते हैं। दोनों ही राज्यों में कई मसलों को लेकर पार्टी लखमान के पास जो फीडबैक पहुंच रहा है मुख्यमंत्रियों का त्रिपुरा हरियाणा में वो अच्छा नहीं पहुंच रहा। और बदलाव के इस दौर में भी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सुरक्षित रही। ये अपने आप में बड़ी बात है कि बदलाव की बयार लगातार बह रही है जहां जहां पर भी भाजपा शासित राज्य हैं, लेकिन एमपी सुरक्षित है, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सुरक्षित है। इसके भी अपने सियासी मायने हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि उत्तराखंड कर्नाटक के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है त्रिपुरा हरियाणा में बदलाव हो सकते हैं, क्या ऐसा ही होने वाला है? खुद बीजेपी के जो नेता हैं वो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा, लखमान की तरफ से क्या फैसला सुना दिया जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए सभी अलर्ट मोड पर हैं, सभी सतर्क भी हैं। त्रिपुरा हरियाणा में लगातार जो फीडबैक यहाँ से मिलता रहा वो कहा गया कि मुख्यमंत्रियों के लिए अच्छा फीडबैक नहीं रहा, वो विधायक हो, मंत्री हो, उन्होंने अच्छा फीडबैक नहीं दिया। दोनों ही राज्यों में कई मसलों को लेकर पार्टी लखमान के पास में जो फीडबैक पहुंचा अच्छा नहीं पहुंचा। लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है कि वहां पर क्या मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं है तमाम विधायक, खुश नहीं है मंत्री, इसको लेकर भी टटोलने की कोशिश हो रही है। त्रिपुरा हरियाणा को लेकर जल्द ही बदलाव हो सकते हैं। बदलाव के इस दौर में खबर ये कि एमपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सुरक्षित है, सुरक्षित रही, अपने आप में इसके सियासी मायने हैं। बहरहाल इंतजार सभी को है, खुद भाजपा के तमाम नेताओं को भी, साथ विपक्ष को तो है ही कि कहां पर बदलाव होता है, और ताक पर विपक्षी दल है कि कहीं पर भी बदलाव अगर दिखाई देता है तो वहां पर मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि कहां पर जो नेतृत्व है राज्य को उसको बदल दिया गया। पहले उत्तराखंड कर्नाटक, अब नंबर त्रिपुरा हरियाणा का है। देश में वंशवाद मजबूत हुआ या फिर कमजोर? बड़ा सवाल ये थी कि देश में वंशवाद मजबूत दिखाई दे रहा है या फिर कमजोर हुआ। भाजपा वंशवाद को मानती राजनीति की नंबर 1 बुराई। कांग्रेस पर वंशवाद मसले पर भाजपा लगातार हमलावर भी रहती है। आप देखते हैं कांग्रेस पर लगातार बीजेपी के जितने भी नेता, मंत्री, विधायक सामने आते हैं वंशवाद को लेकर हमलावर दिखाई देते हैं, और सबसे बड़ी राजनीति की बुराई भी भाजपा इसको मानती है। लेकिन वर्तमान सियासत में खुद भाजपा ही स्थापित कर रही वंशवाद, लेकिन जो कांग्रेस पर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी वंशवाद की, अब वर्तमान सियासत में खुद भाजपा ही स्थापित कर रही वंशवाद को। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई भी वंशवाद का उदाहरण है। आप देख सकते हैं हालिया जो परिवर्तन किया गया कर्नाटक में, बसवराज के पिता एसआर बोम्मई भी रह चुके कर्नाटक के सीएम। वर्ष 2008 में येदियुरप्पा ने भी बसवराज की भाजपा में एंट्री करवाई थी। अब 2021 में येदियुरप्पा की कृपा से ही बसवराज राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब सियासी लाभ के लिए वंशवाद को नजरअंदाज कर रही भाजपा भी, अब ये आरोप भाजपा पर भी लग रहे हैं कि सियासी लाभ के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए वंशवाद को नजरअंदाज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसको लेकर विपक्षी दल हमलावर है, राजनीतिक जानकार भी तमाम बातें कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि पहले जिन चीजों को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर होती थी, आखिर आज उसी नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इसके क्या मायने हो सकते हैं या फिर क्या मजबूरी भाजपा की हो सकती है, जिसको राजनीति की सबसे बुरी बात बताई जाती थी, सबसे बुराई कहा जाता था राजनीति में जो है वंशवाद, उसी पर आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। कर्नाटक में हमने उदाहरण देखा। अब इस पर भाजपा की प्रतिक्रिया क्या होती है, लगातार नजर होगी। आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। की तरफ सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह उन्होंने किया है। चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है प्रतापगढ़ जिला। प्रदेश के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं। आदिवासी बहुल इलाके में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता उन्होंने जाहिर की, जताई भी। दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय में सांसद सीपी जोशी ने मुलाकात की स्वास्थ्य मंत्री से और तमाम बातों का जिक्र भी किया। क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, उस पर भी प्रकाश डाला। प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह उन्होंने किया है।
और चिकित्सा सुविधाओं से प्रतापगढ़ जिला वंचित है, ये भी कहा। प्रदेश के 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाके में मेडिकल कॉलेज की चिंता भी जाहिर की, कॉलेज की आवश्यकता जाहिर की। दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय में सांसद सीपी जोशी ने मुलाकात की है स्वास्थ्य मंत्री से। अब वहां से उन्होंने क्या आश्वस्त किया है स्वास्थ्य मंत्री ने सीपी जोशी को, और क्या भरोसा दिलाया है, इस पर जो बातें हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी। बहरहाल मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। तीसरी लहर की आशंका तमाम एक्सपर्ट्स ने जता दिया है, लेकिन इसी बीच अच्छे संकेत हैं। राजस्थान में सीरो सर्वे के सुखद परिणाम निकल कर के सामने आए हैं। सर्वे में शामिल 76.2% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी, और साथ ही आईसीएमआर ने 11 राज्यों के 70 जिलों में सर्वे किया था। 14 जून से 6 जुलाई के बीच में सीरो सर्वे करवाया गया था और 79% के साथ मध्य प्रदेश टॉप पर और केरल 44.4% के साथ सबसे नीचे पायदान पर रहा। लेकिन राजस्थान के लिए भी अच्छे संकेत यहां से निकल करके सामने आए हैं। राजस्थान में सीरो सर्वे के सुखद परिणाम है, इसे आप कह सकते हैं, और सर्वे में शामिल 76.2% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी बन चुकी है। और आईसीएमआर ने 11 राज्यों के 70 जिलों में ये सर्वे करवाया था। 14 जून से 6 जुलाई के बीच में सीरो सर्वे करवाया गया, और साथ ही जानकारी एमपी को लेकर भी है कि 79% के साथ एमपी टॉप पर है और केरल 44.4% के साथ सबसे नीचे पायदान पर है। अब केरल को थोड़ी सी चिंता इस आंकड़े के बाद में, लेकिन राजस्थान के लिए राहत वाली खबर है। तीसरी वेव के संकेत मिले हैं, तीसरी लहर के संकेत पहले ही दे दिए गए, लेकिन उसी बीच में ये राहत वाली खबर आप कह सकते हैं, कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप फर्स्ट इंडिया के साथ।